हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेश कोचिंग क्लासेस में। हम आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट, जिसकी परीक्षा दोस्तों 21 जनवरी को है, उसके लिए दोस्तों आप लगातार अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे सीटेट की। तो आज की क्लास में हम आपको क्लास 6 to 8 के लिए जो पेपर 2 है दोस्तों, उसके लिए हम आज की क्लास में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न जो है दोस्तों, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे दोस्तों। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो सीटेट की कई एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों इन प्रश्नों को। यदि दोस्तों विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। पहला प्रश्न हमारा है, काफी अच्छा प्रश्न है और सीटेट की कई एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट नंबर का प्रश्न है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पूछा गया है। देखिए दोस्तों, सीटेट के प्रश्नों को काफी अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है और उनके ऑप्शंस को भी बहुत ही अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है। तो क्योंकि अगर आप दोस्तों जल्दबाजी करेंगे तो आपका प्रश्न जो है दोस्तों गलत हो जाएगा, आप सही और सटीक आंसर नहीं खोज पाएंगे। तो प्रश्न को अच्छे ढंग से पढ़ना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आप अच्छे से प्रश्नों को पढ़िए और ऑप्शंस को भी उसको पढ़ना आप लोगों को, तभी आप एकदम सटीक ऑप्शन, जो सटीक आंसर, वही एनालिसिस आप कर पाएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, बच्चों द्वारा की जाने वाले त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पूछा गया है। पहला है, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। दूसरा वाला ऑप्शन है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए दोस्तों, अब आपको यहीं से जो नेगेटिव ऑप्शंस होंगे उनको हटाना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए बी वाला ऑप्शन दिया है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब ध्यान ही नहीं देंगे दोस्तों तो कैसे बच्चों में इंप्रूव होगा, सुधार होगा। तीसरा वाला ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे दिया है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला काम होगा। ये भी नेगेटिव ही ऑप्शन है एक तरीके से। अगले प्रश्न पे चलते हैं, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों ये गलत है, क्योंकि अगर बच्चे गलती करेंगे, अगर शिक्षक उसी समय उनको नहीं सुधारेंगे तो गलतियां और ज्यादा होती जाएंगी। इसलिए अगर देखा जाए दोस्तों तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप लोग बताइएगा कौन सा एक ही बचा हुआ है, तो पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। यानी कि दोस्तों आप बच्चे की गलती नहीं दे सकते, शिक्षक की गलती ही होगी, क्योंकि बच्चा ही सब कुछ होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है और सीटेट के कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए इसका आंसर आप लोग बताएंगे कि पूछा गया है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु मीन्स थीम सबसे अच्छी है। यानी कि नर्सरी कक्षा क्लास की बात की गई है, में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र या मेरा पड़ोस। यानी यदि कोई बच्चा जो है नर्सरी क्लास में पढ़ रहा है तो उसके लिए सबसे अच्छी वस्तु, सबसे अच्छी थीम क्या हो सकती है, किसके माध्यम से सबसे बेहतर तरीके से वो सीख सकता है। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरा परिवार। आप लोग दोस्तों इन क्वेश्चंस को देखते चलिए और आज के इन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों में आपके कितने सही हो रहे हैं। आप एक पेपर और दोस्तों पेन ले लीजिए। अगर आपका जैसे पहला प्रश्न सही हुआ तो पहले को टिक कर लीजिए, दूसरा सही हुआ तो दूसरे को टिक कर लीजिए। ठीक है, हम आपको समय भी देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और एटलीस्ट दोस्तों क्लास के अंत में आप जरूर बताइए कि आज की क्लास में आपके 30 प्रश्नों में कितने सही हो रहे हैं। चलिए अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी काफी अच्छा प्रश्न है, 3rd नंबर का है। हमारे साथ दोस्तों इन प्रश्नों को आप काफी अच्छे ढंग से पढ़िए जब भी आप इस क्लास को देख रहे हो। जैसे पूछा गया है कि प्राथमिक कक्षा में मीन्स क्लास में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, यानी कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण की बात, यानी पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, पहला वाला ऑप्शन है, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए।
दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं, समूह गतिविधियों के दौरान समाज नीति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। तीसरा वाला ऑप्शन है, सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। और चौथा है, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। आप लोग बताइएगा सबसे बेस्ट ऑप्शन इन चार ऑप्शंस में से कौन सा है। प्राथमिक क्लास में अगर आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट, सकारात्मक जो है वातावरण निर्मित करना है तो एक शिक्षक के लिए क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला वाला ऑप्शन सबसे अच्छा है, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, और ये भी काफी अच्छा प्रश्न दोस्तों, और विकार से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है सीटेट में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक बच्चा जो खाली स्थान से ग्रस्त है वह शा और वाज यानी SW और WAS न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। पहला वाला ऑप्शन है, क्या वह डिसलेक्सिया से ग्रसित है, या शब्द जबलिंग विकार है उसके अंदर, या डिसलिक्समिया से या डिसमोर्फिमिया से संबंधित है। आप लोग बताइएगा यह किस प्रकार का विकार है। अक्सर करके दोस्तों आप लोग देखते होंगे, अगर आप एक शिक्षक हैं तो बच्चों को पढ़ाते होंगे तो देखते होंगे इस प्रकार के बच्चे गलतियां करते हैं। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला दोस्तों पहला वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, डिसलेक्सिया। यह एक प्रकार का पठन विकार है, पढ़ने से संबंधित है। चलिए, क्या आपका क्वेश्चन नंबर 4 सही हुआ कि नहीं सही हुआ, आप अपने कॉपी पे टिक करते चलिए दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 है, काफी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। कौन सी ऐसी समस्या है जो समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। पहला है, क्या समस्या मौलिक होती है, या सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। तीसरा वाला ऑप्शन है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है। और चौथा वाला ऑप्शन है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। देखिए दोस्तों, कुछ सीटेड के पॉजिटिव शब्द हैं और कुछ निगेटिव शब्द हैं। अगर इसको आप जानेंगे अच्छे तरीके से तो आपको ऑप्शंस खोजने में आसानी हो जाएगी। जैसे यदि किसी ऑप्शन में केवल शब्द दिया है तो निगेटिव ऑप्शन है, तो इसको आप तुरंत हटा दीजिए। और यदि किसी ऑप्शन में अंतर्निहित दिया गया है, अंतर्निहित शब्द जैसे चर्चा शब्द का प्रयोग किया गया है या अवसर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये वाले ऑप्शन जो दोस्तों हैं ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ये सही होंगे आपके। जैसे यहाँ पे देखिए अंतर्निहित शब्द की बात की गई है, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों चौथा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 6 नंबर का प्रश्न है। यह भी काफी अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं क्लास में, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं या स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, या अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं, या अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, 4 ऑप्शन है दोस्तों, आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, यही वाला ऑप्शन आपका बेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, चिंतन की सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। चिंतन का मतलब एनालिसिस की बात की गई है। कौन से चरण इसमें आएंगे? पहले है हमारा, यहाँ पे ऑप्शन देखिए 4 दिया गया है, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। दूसरा वाला ऑप्शन है प्रतिक्रिया चयन। तीसरा वाला ऑप्शन है श्रेणीकरण। और चौथा वाला ऑप्शन है पूर्व प्रक्रमण। देखिए दोस्तों, सीटेड ने क्वेश्चन का जो वेरिएशन है पूछने का वो लगातार चेंज होता जा रहा है। अगर आप 2016-17 या 13 का पेपर उठा करके देखिए और अब देखिए 2020-22 में जो प्रश्न सीटेड में पूछे जा रहे हैं उनका जो वेरिएशन है पूछने का अब कुछ अलग होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूछा गया है, अब तक का ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इस चरण में जो चारों चरण दिए गए हैं, जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, कौन सा चरण पहले आएगा और उसका सीक्वेंस बताना है। तो इसमें दोस्तों पहले आपका जो है पूर्व प्रक्रमण आ जाएगा, उसके बाद आपका श्रेणीकरण आ जाएगा, उसके बाद आपका प्रतिक्रिया चयन आएगा और उसके बाद आ जाएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो आप देखिए सबसे पहले घ वाला कहाँ पे दिया गया है, तो सबसे पहले पूर्व प्रक्रमण आएगा। इसमें ग है, इसमें भी ग है, यहाँ पे भी ग है, डी वाले ऑप्शन में सही हो जाएगा। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए पहला वाला ऑप्शन है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चों में पाई जाती है, ये भी नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन है लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, तुलना की गई, नेगेटिव ऑप्शन नहीं होगा। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी, क्या केवल शहरी ही बच्चों में पाई जाएगी, ये भी नहीं होगा। ये आपका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। इसी तरीके से आपको दोस्तों 4 ऑप्शंस में से 3 ऑप्शन को रिमूव कर देना, हटा देना है। बाकी आपके जो है ये एक ऑप्शन आपका सही होगा। अक्सर करके दोस्तों ऐसा भी होगा आपके साथ, 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस तो आप पहले ही हटा देंगे। दिक्कत दोस्तों आपको 2 ऑप्शन में होगी, उन्हीं 2 ऑप्शन में से आपको एक सटीक और सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, काफी अच्छा प्रश्न है हमारा है। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। मोनिका एक शिक्षिका है गणित की और राधिका एक बच्ची है, उससे वो गणित का प्रश्न पूछ रही है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह, पहला वाला ऑप्शन है, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने की योग्य नहीं है। दोस्तों देखिए ये निगेटिव ऑप्शन है तो पहले ही हट जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन है अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई हैं, ये भी नेगेटिव ऑप्शन है, ये भी नहीं होगा। बचा सिर्फ एक ऑप्शन हमारा, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, बिल्कुल यही वाला ऑप्शन है। आप देखें कि प्रश्न में पहले वो राधिका से प्रश्न पूछती है, जब वो प्रश्न नहीं बता पाती है तो तुरंत मोहन से पूछती है। जब मोहन भी उत्तर बताने में देखती है कि संघर्ष कर रहा है तो प्रश्न को ही बदल देती है और हो सकता है मोहन से आसान प्रश्न पूछ ले रही हूँ। तो यह एक प्रकार की दोस्तों रूढ़िवादिता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी वाला। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा गया है। और ये इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पिछली बार सीटेड जो आपका 2023 हुआ था उसमें आपका ये प्रश्न आया हुआ था। इस टाइप का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है पूछा गया है। पहला है दौड़ना, लिखना, चढ़ना या फुदकना। पूछा गया एक सूक्ष्म गतिक कौशल का, यानी कि धीरे धीरे चलने का एक तरीके से। तो दोस्तों लिखने में ही आप धीरे धीरे चलते हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है धीरे धीरे, गतिक मतलब गति, मोशन। तो बी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, लिखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी काफी अच्छा है, वाइगोस्की से रिलेटेड प्रश्न है, 13 नंबर का। पूछा गया है कि वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ। पहला वाला ऑप्शन है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। बी वाला ऑप्शन है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि नेगेटिव ऑप्शंस आपको हटा देना है, ये नहीं होगा। सी वाले पे चलते हैं, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धांक 85 से कम होता है। कोई जरूरी नहीं है 85 से कम वाले ही बच्चे के साथ बेहतर तरीके से सीख पाए, ये भी नहीं होगा दोस्तों। अगर देखा जाए तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा क्या है, जो है सहयोगात्मक समस्या समाधान, यही बिल्कुल सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम अब तक 13 प्रश्न करा चुके हैं। इन 13 प्रश्न में आपके कितने सही हो रहे हैं आप देखते चलिए। जैसे आपका 13 वाला प्रश्न सही है तो टिक कर लीजिए, अगर गलत है दोस्तों तो क्रॉस करते चलिए। और क्लास के अंत तक एनालिसिस जरूर करिए कि 30 प्रश्नों में आपके कितने सही हो पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, 14 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है कि किशोर खाली स्थान का अनुभव कर सकते हैं। पहला है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार करके, या बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव से, या आत्मसिद्धि के भाव से, या जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव से। आप लोग दोस्तों इसका ऑप्शन बताएंगे कि कौन सा सही हो जाएगा। किशोर खाली स्थान का अनुभव कर सकते हैं, तो पहला वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है,
बेहतर है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार करके। अगली प्रश्न पे चलते हैं, ये भी विकार से ही प्रश्न है। विकार से दोस्तों बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, एक दो प्रश्न तो पूछ ही लिए जाते हैं आपके, ठीक है। जैसे पूछा गया 15 नंबर का प्रश्न, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः खाली स्थान होता है। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः खाली स्थान होता है। डिस्थीमिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः खाली स्थान होता है। तो देखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डिस्ग्राफिया हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे डिसलेक्सिया जो आपका पठन विकार से है, अगर पढ़ने में कोई समस्या है तो। डिसकैलकुलिया आप जानते हैं ये भी आपका एक प्रकार का गणितीय विकार है, मैथ से रिलेटेड है, गणित से, ठीक है। अगर गणित की बात किया जाए तो आप डिसकैलकुलिया जो है आपका सही होगा। अगर पठन से की बात किया जाएगा तो डिसलेक्सिया सही होगा। डिस्ग्राफिया दोस्तों लिखने से संबंधित होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 16 नंबर का प्रश्न है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। आंशिक पुनर्बलन, पहला वाला ऑप्शन है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। दूसरा वाला ऑप्शन है वास्तविक कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए ये भी निगेटिव ऑप्शन है, नहीं किया जा सकता है, कम प्रभावी होता है, ये भी नहीं होगा। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। और चौथा वाला ऑप्शन है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। यही वाला ऑप्शन आपका बेस्ट होगा। सतत मीन्स कंटिन्यू की बात की गई है, तो यदि किसी ऑप्शन में दोस्तों सतत की भी बात किया जाए तो ये वाला भी आपका ऑप्शन सही होगा। हमने देखिए अभी आपको बताया अंतःक्रिया की बात किया जाए, चर्चा शब्द की बात किया गया हो या अवसर का बात किया जाए तो ये वाले ऑप्शन आपके दोस्तों ज्यादातर चांसेस होते हैं कि सही होते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर का प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में, अपने स्टूडेंट्स में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। पहला है अनुशासित स्वभाव को, या प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को, या परीक्षण करने की प्रवृत्ति को, या स्मृति को। कौन सा ऑप्शन आप दोस्तों बताइए बेहतर है इसमें, या कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। अगर देखा जाए तो चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका दोस्तों बी है, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 18 मीन्स 18 नंबर का प्रश्न है। काफी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा दोस्तों बड़ा प्रश्न है। निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, पहला वाला ऑप्शन है पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। क्या ऐसा है दोस्तों कि पाठ योजना बनाने में और गतिविधियों एक्टिविटीज में जो शिक्षक होते हैं अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है, परमिशन नहीं। दूसरा वाला ऑप्शन है विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। बिल्कुल यही वाला आपका ऑप्शन दोस्तों सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, 19 नंबर का प्रश्न है। देखिए दोस्तों जो सीटेट के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 पूछे जाएंगे, जिसमें 75 से लेकर के 80 प्रश्न दोस्तों सिर्फ पेडोलॉजी से आपकी पूछी जाती है, शिक्षण से। उसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो 50 से 60 प्रश्न दोस्तों काफी आसान पूछे जाते हैं, और पेशेंस आपको रखना है। जो आसान प्रश्न पूछे जाएंगे उसको भी अच्छे ढंग से पढ़ना है, और जो दोस्तों कठिन प्रश्न थोड़ा सा पूछे जाएंगे उसको भी। अगर आप सीटेट में दोस्तों क्या है ना कि प्रश्न को पढ़ना सीख गए तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे ले जाएंगे। और हम लोग क्या होता है अक्सर करके प्रश्न को सही से नहीं पढ़ते हैं, ऑप्शंस को भी नहीं पढ़ते हैं, और इसीलिए क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। चलिए देखते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है कि वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। यानी कि वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास, बी वाला ऑप्शन निष्पादन परिहार अभिविन्यास, और सी वाला ऑप्शन है कार्य परिहार अभिविन्यास, और चौथा है नैपुण्यता अभिविन्यास। काफी अच्छा प्रश्न है, और इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 20 नंबर का प्रश्न है।
पूछा गया है कि शिक्षक खाली स्थान के अलावा मीन्स के अतिरिक्त। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों अब इधर सीटेट के 2-3 सालों में कई बार पूछा गया है और इसकी संख्या भी बढ़ रही है। ये देखिए ऐसे पूछता है, शिक्षक खाली स्थान के अलावा यानी के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शंस को दोस्तों हटाना है। पहला वाला ऑप्शन है सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। दूसरा वाला ऑप्शन है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करने। मुक्त अंत वाले सामग्री उपलब्ध कराने या मुक्त खेल के लिए समय देने। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइएगा। बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए काय के अलावा तो ये वाला भी आपका ऑप्शन होगा, सी वाला भी होगा, डी वाला भी होगा, यही वाला आपका ऑप्शन जो है नहीं होगा। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना है। यानी कि अगर कोई विद्यार्थी अपने से काम कर रहा है तो उससे आप पूरा कंप्लीट आशा नहीं कर सकते कि ये विद्यार्थी इस काम को कंप्लीट कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 21 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, और सीटेट के कई एग्जामों में आया हुआ। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है रूपीम, स्वनिम, संकेत, प्रयोग, विज्ञान और वाक्य। आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो भाषा मीन्स लैंग्वेज में अर्थ की जो होता है, अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम होती है। इसको दोस्तों जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 22 नंबर का प्रश्न है। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है शिवाय। देखिए सिवाय मतलब के अतिरिक्त, के अलावा। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है शिवाय। पहला वाला ऑप्शन है हमारा विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। ये पॉजिटिव शब्द है दोस्तों, विविध। अगर ये किसी ऑप्शन में आ रहा है तो बिल्कुल वो सही होगा, लेकिन हमसे यहाँ पे नेगेटिव पूछा ही गया है। दूसरा है संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। दूसरा वाला ऑप्शन है संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। तीसरा वाला ऑप्शन है बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका प्रयोग समाधान के लिए किया जाता है। और चौथा वाला ऑप्शन है विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा। बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका प्रयोग समाधान के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आज की क्लास का 23 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है, मीन्स मोटिवेटेड करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से मोटिवेटेड करता है। असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, या लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, या वाह कारक। ये दोस्तों क्वेश्चन हमारे जीवन से रिलेटेड है। पूछा गया है कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से मोटिवेटेड करता है। तो आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन देखा जाए तो सही होगा। लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो व्यक्तिगत पर्सनल जो सेटिस्फेक्शन होता है, संतुष्टि होती है, यही हमें अधिकतम रूप से इंटरनली हमें अभिप्रेरित करता है। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 24 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है 24 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है कि बुद्धि लब्धांग सामान्यतः खाली स्थान रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। बुद्धि लब्धांग सामान्यतः खाली स्थान रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। पहला क्या, उच्च या मध्यम या कम से कम या पूर्ण। ये भी अच्छा प्रश्न है, आप लोग बताइएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका पहला ही सही होगा, उच्च। बुद्धि लब्धांग सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 25 नंबर का, काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। पूछा गया कि 16 वर्षीय बच्चा
बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। तो एक फार्मूला है दोस्तों, आप लोग पढ़े ही होंगे कि जैसे IQ बराबर होता है, बुद्धि लब्धांक बराबर होता है मानसिक आयु MA बटे वास्तविक आयु CA इंटू 100 होता है। यह फार्मूला है। यहाँ पे देखिए दिया गया है बुद्धि लब्धांक परीक्षण में कितने अंक 75, तो IQ दिया गया है तो 75 हो जाएगा। यहाँ पे मानसिक आयु बताना है तो MA यहीं पे रहेगा, अपन क्या हो जाएगा CA दिया गया है वास्तविक आयु 16 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अगर इसको 25 से कैंसिल करें तो 25 तिया 75 और 25 चौक को यहाँ पे 100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 चौक को 16, 4 इधर भागे में तो उधर गुणे में हो जाएगा, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा 12, यानी कि 12 वर्ष आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया है, पहले वाले में 14 है 14 वर्ष, दूसरे में है 15 वर्ष, तीसरे में 12 वर्ष और चौथे में है आपका 85 वर्ष। तो सी वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह दोस्तों एक फार्मूला है, इसको देख लीजिएगा, इस पे क्वेश्चन आ ही जाता है कभी कभी। IQ बराबर होता है MA अपॉन CA इंटू 100। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यह भी काफी अच्छा प्रश्न है, 60 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। पूछा गया है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय, यानी कि विद्यार्थियों के लिए पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय खाली स्थान, फिर यहाँ पे दिया है का खाली स्थान जरूर होना चाहिए। पहला वाला ऑप्शन है अन्य शिक्षकों या समावेशन, दूसरा वाला ऑप्शन है विद्यार्थियों समावेशन, तीसरा है अभिभावकों समावेशन और चौथा है विद्यार्थियों बहिष्करण। आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी वाला ऑप्शन कि विद्यार्थियों की पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए, यानी कि सभी बच्चे क्या है समान है, समावेशी शिक्षा की बात की गई है। अगला प्रश्न हमारा है 27 नंबर का, काफी अच्छा प्रश्न है। पूछा गया कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, पूछा गया है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय मीन्स होता है के अतिरिक्त। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन है क्या संवेदनशील बनाने के अतिरिक्त, या पृथक्करण के अतिरिक्त, या अभिभावकों की भागीदारी के अतिरिक्त, या क्षमता संवर्धन के अतिरिक्त। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथक्करण हो जाएगा। अगले ऑप्शन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, यानी कि विद्यालय में स्कूल में लिंग भेदभाव से बचने का सबसे बेस्ट मेथड क्या हो सकता है। पहला है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, दूसरा है पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, तीसरा वाला ऑप्शन है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना, और चौथा वाला ऑप्शन है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। तो दोस्तों जो निगेटिव ऑप्शन होगा वो तो होगा नहीं, तो आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखिए दिया है पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, दोस्तों नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना, ये नेगेटिव ऑप्शन है, यहाँ पे भी ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं सी भी नहीं। डी वाला है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का, तो ये एक प्रकार का भेदभाव ही, ये भी नहीं होगा। तो ये सबसे देखा जाए तो बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों पहला, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। चलिए आज की क्लास का दोस्तों सेकेंड लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सेकेंड लास्ट प्रश्न है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पे किया जा सकता है, किस आधार पे किया जा सकता है। आप लोग बताइएगा। पहला वाला ऑप्शन है यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, यह वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है, तो बी वाला ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट है, यह वैयक्तिक विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। आज की क्लास का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 30, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। यानी विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए, यानी बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए, विद्यालय में उपस्थित हो के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित मोटिवेटेड करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है। पहला वाला ऑप्शन है आवासीय विद्यालय खोलना, दूसरा वाला ऑप्शन है आपका
बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। नेगेटिव ऑप्शन है, नहीं होगा यहाँ पे, देखिए कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। सी वाला ऑप्शन है विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों में बच्चों को लेकर जाए। ये कैसे हो सकता है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन है बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देना, ये भी गलत है दोस्तों। सबसे बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों आवासीय विद्यालय खोलना। तो दोस्तों आज की क्लास में 30 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए